गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? तो आज से सितंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है एवरीवन? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक मिनट, ये फिर से रीओपन करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो सितंबर का सर हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। करीब करीब सर 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसके आगे आज हमें स्टार्ट करना था, ठीक है? आ गए हैं सब लोग क्लास में? ओके, चलो जी। तो आगे की स्टार्ट करें तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना याद है कितना नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हाट इज द नेम ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय सर्टिन? सर्टिन एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट की, जो साइबर अटैक से डील करती, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो उसने साइबर सिक्योरिटी की एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी, उसका नाम पूछ रहा है। सिनर्जी, रेस्पॉन्स, अटैक, सुरक्षा। तो ये क्वेश्चन अपना करा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज सिनर्जी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द 36th नेशनल गेम्स मैस्कोट which was recently unveiled by यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह? What is the name of the 36th national games mascot which was recently unveiled by the union minister श्री अमित शाह? शेरा, गुज्जू, सवाज, प्रभु। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर इज योर सवाज। Stealth frigate INS Taragiri will be launched at Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). It is being built under which of the following projects of the Indian Navy? INS Taragiri किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं? प्रोजेक्ट 17A, 15B, 16A या 7A? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल करेक्ट आंसर था प्रोजेक्ट 17A। हाँ, इसका बताइए। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग आई है 2021 के लिए, तो उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग थी? 130, 132, 123 या 131? हाँ जी सर, इसका और आंसर दीजिए। तो भैया इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की में रैंक थी 132। ठीक है, कितनी रैंक है सर? 132। एक ऐप बना है आप प्रहारी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। कौन सी आईटी ने बनाया? आईटी बॉम्बे, कानपुर, मैड्रास या दिल्ली? आप प्रहार ऐप किसने बनाया है? हाँ जी, ये ऐप बनाया आपका आईआईटी दिल्ली। तो लास्ट क्लास तक हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो इसके आगे आज हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है, आज ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फैक्चुअल है। Recently, the military camp at Kibitu has been renamed as General Bipin Rawat Military Garrison. It is in which of the following states? क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल है।
तो किबितू में एक मिलिट्री कैंप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत कौन थे? इंडिया के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो किबितू इज द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। किबितू की अगर हम बात करें तो इट इज द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। अच्छा, किबितू कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप बता देंगे। किबितू आपका सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ जी, अपना अरुणाचल, लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका किबितू? बिल्कुल सर, अंजौ। अंजौ किसके लिए फेमस है? अंजौ इज फेमस फॉर कार्डेमन्स। ठीक है, इलायची के लिए फेमस है। बड़ी जो इलायची आई थी उसके लिए अंजौ फेमस है। हाँ जी, तो सर किबितू है कहाँ पर? सर ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, एससीओ समिट हुई है अभी 2022 में। तो किस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज, ये जो ये ये जो समिट है एससीओ 2022 किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुई है? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखो एससीओ से रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मान के चलो सितंबर का हॉट टॉपिक था ये एससीओ समिट। तो इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो वन बाय वन आपको अदर क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगी। तो एससीओ समिट को अच्छे से करके जाइए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खास तौर से जो इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं उनके लिए। तो बहुमत के साथ सबका आंसर यूनानिमसली गलत है। चाइना इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखो शंघाई लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मीटिंग हमेशा शंघाई चाइना में होगी। ठीक है, सबका तुक्का गलत है। ये जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुपिंग है, ये रीजनल ग्रुप है। ठीक है, तो इनकी हर साल मीटिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं समिट्स। तो 2022 की जो समिट थी वो इनकी मेंबर कंट्री उज्बेकिस्तान में हुई। उज्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद, सॉरी कैपिटल नहीं है, तो उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस समिट के बारे में से थोड़ा जान लेते हैं, एससीओ एक्चुअल में है क्या। तो ये देखो एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में क्रिएट की गई थी। इसका जो चार्टर है, चार्टर मतलब इस पूरी समिट में इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको क्या कहते हैं, उसके चार्टर। तो 2002 में वो चार्टर साइन होता है और वो एक्टिव होता है 2003 में। ठीक है, तो 2001 में आपने ग्रुपिंग बनाई, 2002 में आपने चार्टर बनाया और 2003 में वो चार्टर केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हो इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो सर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो कंट्रीज आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है। कंट्रीज के लिए मैं मैप ऐड कर दूंगा तो आपको इसमें दिखने को मिल जाएगी। जैसे इसमें चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज और अपना जो ईस्ट वाला पार्ट है चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ये सारी कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कह सकते हैं नेटो का काउंटर वेट कहा जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। देखो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए ये है कि जब आपको चाइना से क्लोजनेस बढ़ानी हो, ठीक है, जब आपको चाइना के क्लोज जाना हो तब आप एससीओ को ज्वाइन कर लो, जब आपको चाइना के अगेंस्ट जाना हो तो क्वाड ज्वाइन कर लो। तो दोनों रीजनल ग्रुपिंग्स का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एससीओ बनाया गया है इन द काउंटर ऑफ नेटो। तो जैसे नेटो काम करता है, रीजनल कंट्रीज हैं आपका यूरोप और अमेरिका, तो वो सारी कंट्रीज की एक पूरी ग्रुपिंग है। इसी तरह से ये जितना भी आपका यूरेशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यूरोप और एशिया में आते हैं, रशिया हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, अब नेक्स्ट ईयर से ईरान भी इसका मेंबर बन जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज किसका पार्ट हैं, इन्होंने अपनी एक अलग अलायंस बना ली, दैट इज एससीओ। ठीक है, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं। इसमें से एक तो आपकी है सार्क, ठीक है,
और दूसरी है SCO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर या कह लो सेक्रेटेरिएट आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक बॉडी क्रिएट की गई है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, राइट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा? ताशकेंत। ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। हर साल ईयर बाय ईयर बाय रोटेशन इसकी चेयरमैनशिप डिसाइड होती है। तो जैसे कि 2023 इस साल का जो चेयरमैन था वो उज्बेकिस्तान था। नेक्स्ट ईयर 2023 इसका चेयरमैन कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। ठीक है, तो इंडिया विल चेयर द SCO समिट इन 2023। 2023 वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 को भी इंडिया चेयर करेगा और SCO को भी इंडिया चेयर करने वाला है अगले साल। तो 2023 बहुत खास होना हमारे लिए। ठीक है, तो आपको फॉरेन रिलेशंस में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द SCO। तो SCO की शॉर्ट फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ईरान भी इसका मेंबर बन जाएगा, अभी फिलहाल नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर से ईरान भी इसका मेंबर आपको देखने को मिलेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? तो दैट वाज अबाउट द SCO समिट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। Recently, the first national conference on sustainable coastal management was held in which of the following cities? Chennai, Kolkata, Bhubaneswar और कोची। The first national conference on sustainable coastal management was held in which of the following city? चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और कोची। ये रीजनल ग्रुपिंग है। किस चीज़ का मीटिंग? कहने का मतलब है कि जितने भी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये आपस में अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आपस में इनको कोई ट्रेड डील साइन करनी होगी तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, आपस में जैसे कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी कि मान लो आपके यहाँ कोई हमारा जो कोई वांटेड टेररिस्ट है, मान लो SCO की किसी दूसरी कंट्री में वो स्टे कर रहा है, तो वो एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर कर देंगे जिससे टेररिज्म पे कलेक्टिवली काम किया जा सके। तो इसके लिए ये ग्रुपिंग क्रिएट की गई है। ठीक है, रिसेंटली द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट was held in which of the following cities? चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर या कोची। तो सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसकी मीटिंग अभी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मॉफिक भी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो कौन है? अपना भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने इनॉग्रेट कराया पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि जितने भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी मान लो साइक्लोन आया, तो साइक्लोन किसको इम्पैक्ट करता है? कोस्टल एरिया को इम्पैक्ट करता है। आपका कोई भी सुनामी आती है वो किसको इम्पैक्ट करती है? कोस्टल एरिया को इम्पैक्ट करती है। तो कोस्टल एरिया में कुछ ना कुछ क्लाइमेट डिजास्टर्स लगे रहते हैं। तो वो अब डिजास्टर्स को तो आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है, अगर सुनामी आनी है तो आनी आके रहेगी, ठीक है, आपका साइक्लोन आना है तो आके रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत कर सकते हो कि साइक्लोन अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, हमारे पास जो लॉसेस हों वो कम से कम हो, लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा? रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड ही बातें करी गई हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो जितने भी 13 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, फिर इधर इनके बीच में गोवा हो गया, फिर इधर आपका केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, फिर आपका ये आंध्र प्रदेश हो गया,
उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके बाद इसमें एक पुडुचेरी, वो यूटी है, ठीक है। फिर आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, आपका लक्षद्वीप। तो ये सब मिला लोगे तो 13 कोस्टल स्टेट्स इंडिया के जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में आपका पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। और कोस्टल पॉल्यूशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? ठीक है, ये तो चलो सारी कहानी हो गई, लेकिन यहां से जैसे कि मैंने कहा करंट अफेयर्स में आपको फैक्चुअल चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? बताइए सर। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज गुजरात। और ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, 10 बार पूछा गया, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है सर आपका? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला आपका जो स्टेट है दैट इज योर गुजरात, ठीक है। तो ध्यान रहेगा सर। मीटिंग कहाँ पर हुई थी? भुवनेश्वर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2022? देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो उसको अच्छे से करके जाइए। तो यूएस ओपन 2022 में किसने मेन सिंगल टाइटल जीता था? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, स्मॉलेस्ट गोवा कह सकते हैं। गोवा या पुडुचेरी, उन दोनों में से एक होगा। लेकिन अगर स्टेट की बात करेगा स्पेसिफिकली तो गोवा ही है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2022? करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, कार्लोस अल्करेज, ठीक है, कार्लोस अल्करेज करेक्ट आंसर। कार्लोस बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब मेरा सवाल सर एक और है आपसे, कार्लोस जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी सर, कार्लोस अल्करेज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बताइए बाकी लोग। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कार्लोस को तो सर जानते ही होंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज स्पेन। कार्लोस अल्केरोस बिलोंग्स टू स्पेन, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मुइफा रिसेंटली सीन इज न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज अ टाइप ऑफ स्पीशी, वोल्केनो, टाइफून या डेजर्ट? मुइफा अभी न्यूज में सुनने को मिला था, तो मुइफा है क्या सर? आज का तुक्का सब ठीक हो रहा है। चेल्सा जी दिन है, अपने अपने कभी लग जाते हैं कभी नहीं लगते हैं। मेन चीज़ है देखो, कुछ भी टिक करो, अटेम्प्ट ज़रूर करो क्वेश्चन को। जो लोग अटेम्प्ट करते आ रहे होंगे उनको ये डिफरेंस फील हो रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि देखो, क्वेश्चन आना अलग चीज़ है, नॉलेज होना अलग चीज़ है, बट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना,
इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आप यहीं से सीखते हो, इसीलिए सारे क्वेश्चंस आपको मैं करंट अफेयर्स में कराता हूँ, वो सारे करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ। अगर मैं सिंपल पढ़ा दूँ कि म्यूफा इज दिस, तो उसमें आपने क्या दिमाग लगाया, आपने तो सर सिंपली सुन के ख़त्म कर दिया। और जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से ट्रेन होता है कि वो क्वेश्चनिंग से सीखता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। हम लोग, अगर आप सोचो कि आपको सिंपल डिपॉजिटरी बना के आपके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाए, तो आप उस तरह से फंक्शन करने के लिए बने ही नहीं हो। आप बने हो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, कि दो चीज़ें आपने सुनी, तीसरी चीज़ आपने खुद क्रिएट कर ली, तीसरी चीज़ आपने खुद उससे कनेक्ट कर ली। तो इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको याद ना कराना पड़े, चीज़ें आप समझ जाओ। वो तब समझोगे जब आप कनेक्टिविटी बनाओगे, ठीक है। तो कई बार बहुत से कंसेप्ट, बहुत से फैक्ट्स आप अ, सुनकर नहीं बनाते हो, बहुत से फैक्ट्स आप सीखते हो क्वेश्चनिंग से। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस रखे गए हैं, ताकि क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के, क्वेश्चंस देख देख के आपके अंदर एक हैबिट बने, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी जाओ तो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करो, और यहाँ पे भी एटलीस्ट क्वेश्चन के थ्रू ही आप सीख जाओ, फैक्ट मजबूत कर लो। तो दो फायदे होंगे, इधर फैक्ट भी मजबूत हो रहा है क्वेश्चन के थ्रू, दूसरा अटेम्प्ट करने की भी एबिलिटी डेवलप हो रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर टिक करना है, ठीक है। भले ही गलत टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा गलत क्वेश्चन करने पे। लेकिन हाँ, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बेटर होगा आपका, ठीक है। तो मुइफ़ा की सर अगर हम बात करें, तो मुइफ़ा एक टाइफून था, अभी चाइना में इसने हड़कंप मचा के रख दी थी मुइफ़ा ने, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 56 बताइए। Recently, which of the following zoological park has secured the top rank in India among the large zoo categories in the Management Effectiveness Evaluation Report 2022? तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022। इसने क्या करा, इंडिया में जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं, मतलब जितने भी जू हैं, उन सब को पहले कैटेगराइज करा कि मीडियम कैटेगरी, लार्ज कैटेगरी, और उनमें उनको रैंकिंग्स दी गई है। तो जो लार्ज कैटेगरी के जू हैं उसमें से टॉप रैंक किसको मिली है, ठीक है। तो जो लार्ज कैटेगरी के जू हैं उसमें से टॉप रैंकिंग सर किसको मिली है? मैं देखो टाइम इसीलिए देता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसलिए नहीं देता हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चाय वाय पी लो। चाय वाय तो अपना पी सकते हो साथ ही साथ, ठीक है। क्लास करने बैठो, अपना नाश्ता वगैरह रेडी रखो, नाश्ता वगैरह होते रहना चाहिए। ये भी एक तरीका होता है, लंबी क्लास अटेंड कर जब भी करना हो ना, तो कुछ कुछ खाने पीने का सामान रख लेना अपने साथ। ऑफलाइन क्लास में तो ये दिक्कत होती है, आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो कुछ खाने पीने का, क्योंकि टीचर देखेगा तो भले टीचर कुछ ना बोले, बट थोड़ा सा आपको ऑड लगता है, ठीक है। और फिर सिर्फ एक सिंपल पोज में बैठे बैठे फिर आपकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन लूज होती है, फिर चीज़ें दिमाग से स्किप होने लगती हैं। बट ऑनलाइन क्लास है, यहाँ कौन आपको देख रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा है। जैसे आपको बैठना है वैसे आप बैठो, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का आइटम रख लो, बिस्किट्स वगैरह रख लो, या जो भी आपके फेवरेट स्नैक्स है उनको रख लो। तो साथ ही साथ वो भी खाते चलो, तो उससे क्या है, आपका जब माउथ चलेगा ना, तो माउथ चलने की वजह से आप नींद फील नहीं करोगे। नींद फील नहीं करोगे, कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी। क्योंकि सेम पोज में रहोगे ना, तो कोई कितना ही आपको कनेक्टिंग पढ़ाए, एक टाइम बाद आप बोर होने लगते हो, या नींद आने लगती है, कंसंट्रेशन लूज होने लगता है। तो वो नहीं होने देना आपको, ठीक है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी बता रहे हैं क्या आप लोग? ए सी डी ये ऑप्शन दिख रहा है, बी फाइनल है। ओके सर, करेक्ट आंसर देखते हैं, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंदलूर जू, ठीक है। वंदलूर जू को टॉप रैंक मिली है। तो जू को 15 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने 6 एलिमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, प्लानिंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम्स, वो हमारा वो फलाना ढिमकाना जो भी है, 6 एलिमेंट्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया। लार्ज जू कैटेगरी, मीडियम जू कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो अलग अलग एलिमेंट्स है, कॉन्टेक्स्ट है, प्लानिंग है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, आउटकम है, उनके बेसिस पे
उसको डिवाइड किया गया। तो लार्ज जू कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप रैंक किसकी आई है, वंदलूर जू की आई है, ठीक है। 82% इसने स्कोर करा है। बाकी कौन से जू हैं, एक तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो कर्नाटका का चमाराजेंद्र जू है, ठीक है। उसके बाद आपका गुजरात का सक्करबॉग जूलॉजिकल पार्क है। मीडियम जू कैटेगरी में किसने टॉप करा, वेस्ट बंगाल के पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने, ठीक है। फिर अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे जूज हैं, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम कैटेगरी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लार्ज जू कैटेगरी में बंदलूर जू है, इतना याद रख लो काफ़ी है। दूसरा सर ये, कोई दिक्कत नहीं नांग जी। दूसरा ये, मेरे को ये बताओ वंदलूर जू किस स्टेट में है। वंदलूर जू आपने आंसर तो सुन लिया, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ना पूछे, डायरेक्ट ये पूछ ले, ये बताओ वंदलूर जू किस स्टेट में। अब देखो इसमें एक टेक्निक है, अगर वो आपने कॉमन सेंस लगा दिया खट से बता दोगे। एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो अगर आपने लगा दी ना तो इसमें खट से आप बिना आंसर जाने भी इसको बता सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन नॉलेज होना अलग चीज़ है, बट अटेम्प्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल सर। तो अरिगनर अन्ना वर्ड पकड़ो सर। अन्ना वर्ड आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एटलीस्ट तुक्का तो अब आप अपना आराम से तमिलनाडु लगा सकते हो। तो वंदलूर जू कहाँ मिलेगा सर आपको, ये मिलेगा सर आपको तमिलनाडु में, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है। तो यहाँ तक अगर देखो समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑल राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। Ranjana Prakash Desai Committee on Uniform Civil Code is being formed by which of the following states? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमेटी बनाई गई है रंजना प्रकाश देसाई, तो वो किस स्टेट में बनी है। देखो बाकी लोग आंसर करो, तब तक मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, इंडिया में अभी प्रॉपरली पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मिला है, लगा है। कुछ स्टेट्स हैं लाइक गोवा, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड फॉलो होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने से पहले कोड का मतलब समझो। कोड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लॉज, ठीक है। तो कई सारे लॉज एक जैसे इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कोड। जैसे लॉज को अगर आप कैटेगराइज करो, ठीक है, तो एक तो हो गए आपके सिविल लॉज, एक होते हैं क्रिमिनल लॉज, ठीक है। क्रिमिनल लॉज जैसे जो भी क्राइम वगैरह करते हैं उनसे कैसे डील करना है, वो क्रिमिनल लॉज में आता है। सिविल लॉज जैसे प्रॉपर्टी का मामला है, टैक्स का मामला है, ठीक है। तो ये सारे जो मामले हैं वो किस में आते हैं, सिविल लॉज में। सिविल लॉज के अंदर ही एक कैटेगरी होती है, ठीक है। सिविल लॉज के अंदर ही एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज का मसला है, ठीक है, डिवोर्स का मसला है, चाइल्ड को अडॉप्ट करने का प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी का सक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल लॉज में आती हैं।
इंडिया में अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है, यानी ये किसी रिलीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी जेंडर पे डिपेंड नहीं करते हैं, सबके लिए सेम है। सिमिलरली सिविल लॉज में एक कैटेगरी है पर्सनल लॉज, उसके अलावा बाकी सारे लॉज यूनिफॉर्म है, ठीक है। बट जो पर्सनल लॉज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, रिलीजन पे। वो किस पे डिपेंड करते हैं, रिलीजन पे। मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदूज के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, इस तरह से रिलीजन के बेसिस पे जो पर्सनल लॉज हैं वो वैरी करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो भी पर्सनल लॉज हैं या फिर जितने भी इंडिया में लॉज हैं ओवरऑल सबको क्या कर दो, यूनिफॉर्म कर दो। क्रिमिनल लॉज तो यूनिफॉर्म है ही, ठीक है। और सिविल लॉज का ग्रुप क्या कहलाएगा, सिविल कोड कहलाएगा। तो सिविल कोड अभी पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें जो एक सेक्शन है वो रिलीजन पे डिपेंड करता है, तो उस सेक्शन को हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म करना है, वो सबके लिए सेम करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये जो पर्सनल लॉज हैं उनको हमें क्या करना है सर, सेम करना है, ठीक है। तो ये कहता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी फॉलो नहीं होता है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो डायरेक्ट डीपीएसपी है वो ऐसा बोलता है कि आने वाली सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करवाना है, आने वाले टाइम में वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी चूंकि मैंडेटरी नहीं है तो इसीलिए अभी बाकी सरकारों ने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो ये था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आपको ये बताना है कि रंजना प्रकाश देसाई कमेटी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बनी है, ठीक है, तो वो किस स्टेट ने बनाई है। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो कमेटी है रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, आरपीडी कमेटी, आरपी देसाई कमेटी, वो उत्तराखंड में बनी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए। हाँ जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्लियर है कि नहीं है, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट सर, तो एक बार पूरा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये अगर आप देखोगे तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो 1835 में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में रूल्स को यूनिफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि 1835 में देखो हमारे यहाँ क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, एज सच कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो 1835 में जो ब्रिटिशर्स थे, जो जो कॉलोनीज वो एक्वायर करते गए, उन्होंने कहा सब में अलग अलग लॉज नहीं होने चाहिए, सब में सेम लॉज होने चाहिए। तो ब्रिटिश इस टाइम 1835 में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हिदायत दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भैया जो लॉज हैं उन्हें यूनिफॉर्म करो, सारी लॉज यूनिफॉर्म करो सिवाय किसके, पर्सनल लॉज के। जो हिंदूज एंड और जो मुस्लिम्स हैं उनके पर्सनल लॉज को सेपरेट रखो इस कोडिफिकेशन से, लेकिन बाकी सारे लॉज को क्या करो, यूनिफॉर्म करो। फिर बाद में 1941 में बी एन राव कमेटी आई, तो बी एन राव कमेटी ने क्या करा, यूनिफॉर्म जो हिंदूज लॉ थे उनको क्या कर दिया, यूनिफाई करके एक हिंदू लॉ बना दिया। फिर इसी हिंदू लॉ के बेसिस पे 1956 में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट बनता है, ठीक है, जो किसके लिए वैलिड है, हिंदूज के लिए वैलिड है, बुद्धिस्ट के लिए वैलिड है, जैन्स और सिख्स के लिए वैलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कहानी हो गई थी जहां पर पर्सनल लॉ सेपरेट चल रहे थे। लेकिन चूंकि डीपीएसपी के आर्टिकल 44 ने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में, तो उसके लिए फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कई जजमेंट्स में ये बात दोहराई है, जैसे आपका शाह बानो केस हो, सल्ला मुदगल केस हो, या जब ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी जैसे केसेस देखते हैं, जैसे मुस्लिम्स में मोर देन वन मैरिज अलाउड है, हिंदू में नहीं अलाउड है, तो ये सब क्या है, रिलीजन के बेसिस अलग होने पे पर्सन के राइट्स बदल गए, ठीक है। या मुस्लिम के राइट्स अलग है, हिंदूज के राइट्स अलग हैं, तो इनको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, ठीक है।
तो दैट वाज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 1935 से कहानी शुरू हुई थी। तो अभी भी ये मुद्दा बस अभी पॉलिटिक्स में गर्मा जाता है कभी कभी। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, कोई सी भी आप पार्टी ले लो, वो इसके फेवर में नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करें, क्योंकि उन्हें मालूम है यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो कोई ना कोई एक कम्युनिटी है उसको तो वो निराश करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं चाहते फालतू में कोई पॉलिटिकल ब्लंडर हो, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करने से बचती हैं। ठीक है, तुक्का लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। Recently, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) has launched which of the following operation to stop heroin smuggling? heroin smuggling को रोकने के लिए DRI ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन शिप या ऑपरेशन गियर बॉक्स? हाँ जी सर, बताइए। इट वाज ऑपरेशन गियर बॉक्स। ठीक है, तो क्या था आपका हीरोइन की स्मगलिंग रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स। ठीक है, तो देखो स्मगलिंग को रोकने के लिए जो इंटेलिजेंस है उसे गैदर करने के लिए जो इंडिया में सबसे टॉप रेटेड बॉडी है वो है DRI। इट इज़ द एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो DRI किस बॉडी के अंडर काम करता है? ये काम करता है CBIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसके अंडर काम करता है। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द एशिया कप 2022? अभी 2022 का एशिया कप किसने जीता था? बुलेट जी, APSSB को लिख के भेजिए कि सर अगर आप दो ऑप्शन कर दें 50-50 हो तो कितना अच्छा हो। तो अपन भी दो ऑप्शन कर देंगे। अब आपके एग्जाम में भी चार आते हैं, इसलिए अपन भी चार करके चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये एशिया कप जीता था श्रीलंका ने। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल था सर, एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 60। Recently, which of the following companies has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printed rocket engine? बताइए, which of the following companies has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printed rocket engine? Satshore, Agnikul Cosmos, Dhruva Space या Radical Ventures? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स के लिए पहली पेटेंट किसने दी है? 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग इज जस्ट लाइक, सिर्फ कभी मैं वीडियो दिखाऊंगा। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है तो एक पार्ट इधर असेंबल किया, एक पार्ट इधर असेंबल किया। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होगा, ये पार्ट जैसे मान लो ये हमें कोई इस तरह से ब्लॉक बनाना है, ये बॉडी, तो पहले क्या करा, ये पार्ट लिया, फिर इसमें जॉइंट लगा के ये पार्ट बनाया। लेकिन 3D प्रिंटर क्या होगा, उसमें इस मटेरियल की लेयर वन बाय वन इस तरह से जुड़ती जाएगी। मान लो इस तरह से ब्लॉक क्रिएट हो गया, फिर इसके बाद एक लेयर इस तरह से लेयर बाय लेयर ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, आपका वही सेम प्रोडक्ट बनेगा बिना किसी असेंबल करने के, वो डायरेक्ट लेयर बाय लेयर वो मटेरियल वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो 3D प्रिंटिंग के लिए पेटेंट, रॉकेट इंजन में 3D प्रिंटिंग का पेटेंट किसको मिला है? पहला पेटेंट मिला है अग्निकुल कॉस्मोस को। ठीक है, तो उन्होंने जो रॉकेट इंजन बना रहे हैं उसका नाम है अग्निलेट। ठीक है, और कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। देखो ये इंडिया की स्पेस कंपनीज हैं। जैसे आज के टाइम में आप यूएसए में देखते हो कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज क्रिएट हो गई हैं। जैसे उनकी सरकारी तो नासा है, बट प्राइवेट कंपनीज भी बढ़िया काम कर रही हैं, लाइक स्पेस एक्स। इसी तरह से इंडिया में एक टाइम में अग्निकुल कॉस्मोस जैसी एजेंसीज वर्क करेंगी। ठीक है, इंडिया में भी स्पेस में प्राइवेटाइजेशन होगा कंपनीज में, तो इस तरह की कंपनीज आने वाले टाइम में ये फ्यूचर की स्पेस एक्स बनेंगी। ठीक है, चलिए सर, तो ये आज के आपके 10 क्वेश्चन थे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द लेक्चर। अगर लगता है सर कुछ सीख रहे हैं हाँ, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कर दीजिएगा। पर्पज़ यही है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग कराया जाए। ठीक है जी, चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।